नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो 10 और 11 जनवरी 2026 को KBS ANBS का पेपर होने वाला है, उसमें हिंदी के कॉमन क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये टायर फर्स्ट के हिंदी के कॉमन पेपर आज हम लोग देखते हैं। इस हिंदी के कॉमन पेपर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये MCQs क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम सभी चीजों को तैयार करेंगे। पहला है जल पूर्ण में समास है, यानी उसका काम ही है जल से भरा होना, और जहां पर इस तरह का उसे कहते हैं कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब होता है कर्म माने कर्म, धारय माने धारण करना। धारण करना क्या कर, जिसका काम ही है धारण करना, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें आपको जल से पूर्ण जो समास होगा वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। देखो यहाँ पे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो आता है वो कारक से आता है। ये कई तरह से होते हैं तत्पुरुष समास, और इसमें जो विशेषकर इंपॉर्टेंट होते हैं वो संबंध तत्पुरुष समास से पूछते हैं। इसमें एक है आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी तो संबंध तत्पुरुष समास ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संबंध माने क्या होता है? रिलेशन, जिससे कोई रिलेशन हो, संबंध हो, ऐसा समास। जैसे एग्जाम्पल में दिया था राजकुमार। राजकुमार में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। और दिया था भूमि खंड। भूमि का खंड संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि जो टुकड़ा है ये भूमि का ही टुकड़ा है, ये पूरे का ही एक टुकड़ा, एक है ये दो है, तो जो भूमि का खंड होगा, खंड माने टुकड़ा, वो भूमि से रिलेशन है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास होता है। देश के लिए रक्षा, देश रक्षा, तो इस तरह से जो ये समास देखने को मिल रहे हैं, ये कैसा समास हो गए? तत्पुरुष। द्वंद्व माने क्या होता है? झगड़ा। द्वंद्व माने होता है झगड़ा, ये झगड़ा वाला तत्पुरुष समास। अच्छा, झगड़ा कब होता है? जब दोनों चीजें बराबर होती हैं, दोनों अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, इक्वल समझेंगे, बराबर समझेंगे, झगड़ा होगा, द्वंद्व समास कहलाता है। जब दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। लेकिन द्वंद्व समास की एक विशेषता है, जहां पे दोनों चीजें अपने को इक्वल रखेंगी, बराबर रखेंगी। जहां पे दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता और पिता दोनों कैसे हैं? अपोजिट है, विपरीत है, और दोनों के बीच में इस तरह से हाइफन का चिन्ह लगा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाइफन का चिन्ह तो होता है लेकिन ये दूसरे विपरीत नहीं होते। अगर विपरीत नहीं होंगे तो वो द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे न्याय और नीति, यहाँ पे हाइफन है लेकिन ये न्याय और नीतियां एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, और जब ये दूसरे के विपरीत नहीं है तो इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए और हाइफन का चिन्ह होना चाहिए। जैसे यहाँ पे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, आकाश पाताल, ये सब में समास जो है द्वंद्व समास आएगा। इसके बाद द्विगु समास में क्या होता है? संख्या वाचक होता है। वाचक माने बोलना, संख्या माने संख्या, संख्या से बोलते हैं हम, द्विगु समास कहते हैं, जिसमें एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, 100 आ जाए, कितना आ जाए? सैकड़ा, 100 आ जाए, ये सब जितने आएंगे। जैसे पूछा था शताब्दी, शताब्दी में कौन सा समास होगा? 100 वर्षों का एक समूह है, शताब्दी कहलाता है, इसमें द्विगु समास होगा। तिरंगा कौन सा समास होगा? द्विगु समास है। जहां पर 1 2 3 4 आ जाए वो द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपको समास होगा उसका नाम होगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला, देखो विसर्ग संधि जो होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के आपको पढ़ना है। एक तो स्वर संधि पढ़ना है, और एक जो है व्यंजन संधि पढ़ना है, एक जो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ना है। देखो विसर्ग संधि की जो पहचान होती है, जैसे दुख लिखना है, यहाँ पे जो होगा ना, इसी को विसर्ग कहते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आ रहा है, अगर ये वाला चिन्ह आया है तो कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। तो दुरुपयोग में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। उच्चारण को कहेंगे उत् प्लस चारण, उत् प्लस चारण, उच्चारण कहलाएगा। यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलके आ हो जाता है। ये आ वाला जो पाई है, यहाँ का अ प्लस यहाँ का अ मिल करके आ हो जाता है।
जब ऐसी संधि आएगा तो ऐसी संधि को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। ये वाला स्वागत, स्वागत को कहते हैं सु प्लस आगत। यहाँ पे उ और यहाँ पे अ और यहाँ पे व हो जाता है, उ और अ मिलके व हो जाता है, तो इसको कहते हैं स्वागत। ऐसी संधि का नाम है यण संधि। एक है उमेश, उमा प्लस ईस, उमा प्लस ईस, उमेश हो जाएगा। यहाँ पे अ और यहाँ पर ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो उमेश कहलाता है। ऐसे को कहते हैं हम गुण संधि। ऐसी संधि का नाम है गुण संधि। तो संधि जो है इस तरह से पढ़ने होते हैं आपके कि संधि 3 प्रकार के हैं और इसमें स्वर के आधार पर बोला जाएगा, इसमें व्यंजन के आधार पर, इसमें विसर्ग के आधार पर। हमें विसर्ग संधि वाला पूछा है, 2 प्लस उपयोग दुरुपयोग, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर, कौन सा विलोम अर्थी संधि युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, गलत पूछा हुआ है। देखो आचार अचार, इच्छा अनिच्छा, देखो इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा होता है, ये तो सही है। क्रूर का अक्रूर, ये भी सही होता है। एड़ी का चोटी, ये भी सही होता है। इसमें जो आएगा ये ए शब्द नहीं आएगा। आचार मतलब होता है आचरण, व्यवहार, और अचार का मतलब क्या होता है, खाने वाला अचार। अचार का मतलब खाने वाला अचार। तो यहाँ पे आचरण और अचार ये दोनों जो है एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। आचरण का क्या होता है, अनाचरण। अनाचरण का मतलब होता है जिसके अनुसार हम व्यवहार नहीं करते हैं, अनाचरण कहलाता है। तो कह रहा विलोम शब्द नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है, ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखो यामिनी रात का पर्यायवाची शब्द है, विभावरी रात का पर्यायवाची शब्द, रजनी रात का निशाचरी, निशा प्लस चरी। निशा मतलब अभी बताए, निशा मतलब होता है रात, चरी मतलब चलने वाला या वाली, रात को चलने वाली यानी निशाचरी। निशाचरी का मतलब जो रात को चलती है, यानी राक्षसी। राक्षसी जो रात को चलती है उसी को कहते हैं निशाचरी। निशा मतलब रात, चरी माने चरने वाली। चरने वाली चरेंगे क्या, घूमेंगे फिरेंगे तभी चरेंगे। तो निशाचरी का मतलब जो रात को चरता है, रात को चलता है, अर्थात राक्षसी को हम क्या कहते हैं, निशाचरी कहते हैं। तो इसका कह रहा है रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध और अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, कौन शुद्ध शब्द है और कौन सा अशुद्ध शब्द है? विच्छेद, उपसर्ग, उज्ज्वल, राजनीति। देखो शुद्ध शब्द पूछा है, जो विच्छेद है ये शुद्ध शब्द है। उपसर्ग जो होता है ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगते हैं, उसे उपसर्ग का। सार्थक शब्द के पहले कोई सार्थक शब्द होगा और उसके पहले कोई शब्दांश लगेगा और कोई शब्दांश लग करके इस सार्थक शब्द के क्या करेगा, अर्थ को बदल देता है। तो इसी को कहते हैं हम उपसर्ग। जैसे जैसे लिखा है हार, ठीक है, और अगर इसमें आ शब्द जोड़ते हैं होता है आहार। आहार माने होता है भोजन। अगर इसमें उप शब्द जोड़ते हैं तो होता है उपहार। उपहार माने होता है गिफ्ट। तो इस तरह से हार की ये मीनिंग ही बदल गई। इसी को, इस वाले को कहते हैं उपसर्ग। इसी का नाम है उपसर्ग। सवाल आपसे पूछता भी है ऐसे। तो इसमें ये जो दिया है उपसर्ग ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा देखिए उज्ज्वल बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है, मिटाया जाए। उज्ज्वल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर जाए। आपको 10 नंबर का वेटेज है और 10 नंबर का मतलब ये है कि आप अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं। 10 में 9, 8, 9, 8, 9 उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप रेडी रहिए। 10 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हिंदी के ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको रिपीट भी कर सकता है। तो देखो उज्ज्वल लिखते हैं, उज ऐसे होता है। शुद्ध रूप इसका ये होता है, ये गलत है।
ये भी गलत है। राजनीति में ऐसे होता है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, बाकी गलत है। तो अब जो आपको आंसर मिला ये इसका मिल गया ए, विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 6, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द जो सबके साथ समान व्यवहार करता है। सहपाठी, सह माने होता है साथ, अब पाठी मतलब होता है पढ़ना। सहपाठी, सह माने साथ, पाठी माने पढ़ना, साथ पढ़ना। जो आपके साथ पढ़ते हैं उसे कहते हैं सहपाठी। सहकर्मी, सह माने साथ, कर्मी का मतलब काम करना, जो साथ में काम करता है सहकर्मी कहता है। समदर्शी, सम माने होता है बराबर, इक्वल, और दर्शी माने देखना, देखने का मतलब व्यवहार करना, व्यवहार करना। जो सबके समान व्यवहार करता, सबके साथ समान व्यवहार करता, देखो यही सब पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, सजाति। स और जाति माने, स माने सहित और जाति माने जाति, यानी समान जाति, सम प्लस जाति। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, समदर्शी, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए, निम्नलिखित में से आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पोंछना मुहावरा है का सही अर्थ पूछला है। किसी की सहायता करना, रोते को चुप कराना, सांत्वना देना, सहयोग करना। सहयोग का मतलब तो किसी का सहायता करना, हेल्प करना। सांत्वना देना, देखते हैं कहीं जाते हैं और दुखद घटनाएं हो जाती हैं तो सब लोग क्या करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं ऐसे कुछ होता है, ये तो कुदरती देन है, ये है ईश्वर की देन है। तो सांत्वना देना क्या मतलब, हम उसको आंसू पोंछते हैं एक तरह से। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा, सांत्वना देना। सांत्वना देना का मतलब ये होता है कि उसे आंसू पोंछना। अगला जो 3 क्वेश्चन है वो इस पैसेज बेस है। ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज बेस आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 10 क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग में ये 10 क्वेश्चन आपका वेटेज है। तो 10 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको रिपीट क्वेश्चन कर सकते, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पैसेज है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता पर इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान नहीं दिया जाने लगा था और मानव हृदय पर इस मनोहार कलाओं को बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उसमें बहुत सा काम घिच पिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटे की विभिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेगी जो बिना आंख को पास ले जाकर सटाए स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सब को सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार करने वालों ने नहीं किया। यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसा कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय का पूरा परिचय मिलता है। विचार सहृदय पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। देखिए जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये दिया है, पैसेज हम लोगों ने पढ़ा। पैसेज के अकॉर्डिंग देखिए, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से किस कला का मनोहारिणी कलाओं के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है। हमें किसका जवाब देना है, नहीं का देना है। तो ये पहली लाइन में ही है, देशी कारीगरी, चित्रकारी, कलमकारी, संगीत। अच्छा, इन चारों ऑप्शन का पहले लाइन में जाकर देखिए, देशी कारीगरी है, चित्रकारी है, संगीत है। इसमें कलमकारी नहीं है, इस ऑप्शन में कलमकारी नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इसमें कलमकारी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर लगाना था वो किस पे लगाना था, आपको सी पर लगाना था आंसर, कलमकारी। पैसेज पर ही आंसर होते हैं। आगे देखेंगे दूसरा, गद्यांश के अनुसार मकान की दीवारों पर क्या बना हुआ था, बेल बूटों की विभिन्न भिन्न पटरियां, पत्तियों के चित्र, पशुओं की आकृति, मानवीय चित्र। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यही 4 ऑप्शन इस मकान की दीवार पर देखेंगे। यहाँ पे आइए देखें, मकान की दीवार पर क्या क्या बने हुए हैं। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो बहुत सा घास पात चिपका हुआ दिखाई देगा।
ऐसा महीन बेल बूटों की विभिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? बेल बूटों की विभिन्न पटरियां ये दीवारों पर जमाई गई मिल रही हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बेल और भुट्टा। तो यहां से आपको सवाल मिला बेल भुट्टा। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10, मकानों पर कारीगरी करने वालों ने निम्नलिखित में से किसका विचार नहीं किया हुआ? देखो, नहीं है गलत। श्रम और व्यय का, अच्छी चित्रकारी का, दृष्टि और मन पर पड़ने वाले प्रभाव का, महीन पिचकारी का। 1 2 3 4। मकान में एक बार देखने पर इन सबों में सम्मिलित दृष्टि वाला देखो है ऑप्शन में। मन पर क्या पड़ेगा इसका कुछ भी विचार नहीं किया गया। देखो यहां पे लिखा हुआ, उसके मन पर विचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका नहीं किया गया है। और हमसे नहीं शब्द पूछा भी है, तो नहीं पूछा है तो किस पे प्रभाव नहीं किया? दृष्टि और मन पर क्या विचार पड़ेगा इसका प्रभाव नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। तो जो इस तरह से हम लोग केबीएस एनबीएस में जो एग्जाम देने आगामी जाएंगे, ये 10 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं फिर आपके साथ लेकर आता रहूंगा। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।